नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में कौन-सा इनमें से भिन्न है? आपको चुनना है। तो जैसे इस प्रश्न दिया गया था ईवीएस में, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन झील, झरना, तालाब तो इस और पहाड़ी। तो यहाँ पर भिन्न चुनना, तो यहाँ पर पहले का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या चौथा जो है झील, झरना, तालाब जो है जल के सोर्स है, बल्कि पहाड़ी जो है एक अलग है। तो पहाड़ी चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का। 2 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, तो ये केरल के लोग टैपियोका खाते हैं, सही है। कश्मीर कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं, नहीं। तो कहाँ के खाते हैं सब कश्मीर के नारियल के तेल में? तो गोवा के खाते हैं। गोवा के लोग सरसों के तेल में खाते हैं, तो नहीं, ये जो है उल्टा दे दिया है। गोवा के लोग जो है नारियल के तेल में खाते हैं और कश्मीर के लोग सरसों के खाते हैं। तो यह इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बन जाएगा, ए बी सही है और बी सी नहीं सही है, सी डी गलत है, ए बी सी डी गलत है। तो यहाँ पर दूसरे का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर यहाँ दिया गया है। नीचे नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? तो आपको बताना है टेलर बर्ड या वीवर पक्षी या इंडियन इंडियन रॉबिन या चौथा दिया गया है उल्लू। तो किसका होता है मनुष्य की भांति? तो ये होता है उल्लू का है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से होता है, उल्लू के सिर पे आंखें होती है, इस तरह से देख सकते हैं 270 डिग्री घूम सकता है। और ये इसके बारे में हम कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं। उल्लू जो है एक निशाचर पक्षी है, जिसका अर्थ है कि वह दिन में सोता है और रात में जागता है। उनके सिर के सामने उनकी की तरफ आंखें होती हैं। उल्लू एक मांसाहारी होते हैं। वे कृंतकों, छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारियों, कीटों, मछलियों और अन्य पक्षियों को खाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को वापस 270 डिग्री घुमा सकता है। इस प्रकार उल्लू पक्षियों की प्रजाति जिसकी आंखें मानव की भांति उसके सामने होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है। 4 नंबर यहाँ पर आपको दिखाते हैं, कोड बना के पूछा गया है, इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ दिया गया है उस क्षेत्र के गाँव में सामान्य घरों के सही विवरण के साथ स्थानों का मिलान करना है। यहाँ पर आपको बताना है मोलन गाँव असम, तो ये कहाँ के लोग रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये असम जो है ऊंचा बांस के खम्भों पर बना फर्श 3 से 4 फीट ऊंचा बनता है, ये असम में होता है, ये असम में ज़्यादा बारिश होता है। लद्दाख के लोग कैसे रहते हैं? तो लद्दाख के लोग जो है मिट्टी और चूने से ढकी दीवारें वाले पत्थर, लकड़ी के फर्श और सपाट लकड़ी की छतें होती है। मनाली के लोग कैसे होते हैं? तो मनाली के लोग जो है ये पत्थर या लकड़ी से बनी तिरछी छतें होती है। और राजस्थान के लोग कैसा होता है घर इनका? तो इनका जो होता है कटीली झाड़ियाँ और मोटी दीवारें होती है राजस्थान में। तो यहाँ पर इसलिए पहला, तीसरा, बी के चौथा ये बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन संख्या दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका व्याख्या। मोलन गाँव के लोग कहाँ रहते हैं? तो ऊंचा बांस, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पढ़ने के लिए। ऊंचा बांस के खम्भों से बना फर्श, असम के लोग रहते हैं 3 से 4 फीट ऊंचा। लद्दाख के लोग क्या करते हैं? मिट्टी और चूने के ढकी दीवारें वाले फर्श, लकड़ी के फर्श और सपाट लकड़ी की छतें होती है। मनाली हिमाचल प्रदेश में होता है, पत्थर या लकड़ी से बनी तिरछी छतें होती हैं। राजस्थान में कटीली झाड़ियाँ और छतें होती है। इसलिए यहाँ पर ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पाँचवां और डी का पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है। 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हाथियों के बारे में आपको बताना है। हाथियों के विषय में ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा जो है। तो हाथी हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है, ये करेक्ट है। बी कहता है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं, ये भी सही बात है। हाथियों के झुंड में कितनी भी मादाएँ हाथी हो सकती हैं? तो नहीं, केवल एक मादा रहती है और उनके बच्चे रहते हैं। नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने पर झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये कथन सही है, इसलिए यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। यहाँ पर ये तीसरे ऑप्शन में बन जाएगा। ये तीनों गलत है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है यहाँ पर, इसके पहले व्याख्या देख लीजिए। हाथियों के बारे में कुछ संबंधित बिंदु दिया गया है यहाँ पर। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं मिला के, और झुंड में कई नर हाथी नहीं होता है। जब बच्चे 14 या 15 वर्ष के हो जाते हैं तो झुंड छोड़कर चला जाता है नर। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना 100 किलो पत्ते खाते हैं, वस्तुएं खा लेता है। एक हाथी बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, खुद को ठंडक रखने के लिए फड़फड़ाते रहते हैं। एक वयस्क हाथी 100 किलो पत्ते खा सकता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी से सूरत, गुजरात से नागरकोइल, केरल जाने के लिए बैठा। यह रेलगाड़ी सूरत से 8:45 पर चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल बीच की रेल मार्ग की दूरी 2200 किमी है, तब इस यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? बताना है आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन में। तो चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर ये कितनी तारीख को चला है? 29 तारीख को चला है ये।
29 तारीख को कितने बजे चला है? 20:45 पर। 29 तारीख को चला, 29 तारीख को 20:45 पर चला। फिर 30 को चला, फिर 20:45 पर 30 तारीख को यहाँ पहुँचा जब, तो कितना हो गया इसका? 45, यानी 24 घंटे हो गया। 24 घंटे ये हो गया। फिर अब ये 1 तारीख को पहुँच जाता है यहाँ। 1 तारीख के पहले 8 बजने से पहले पहुँच जाता है कितने बजे? 12:45 पर ही। तो यहाँ पर आपको बताना है इसके इधर 12 घंटा हो गया, 12 घंटा 45 मिनट ये हो गया, और इधर 20:45 12 24 बजता है तब तो रात होगा। तो यहाँ 24 बजे में से यहाँ आपका घटा देना है 20:45 घटा देंगे। 20:45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इधर से यहाँ से ले लेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से गए 5, और यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए, 4 गए, 5 बचा। और फिर यहाँ बचा कितना? 23, 23 में से जब 0 जाएगा यहाँ 3 बचेगा, इधर 0 से कट जाएगा। तो 3 घंटे 55 मिनट इधर हो गया, और 12 घंटे 45 मिनट इधर। इसको ऐड कर देंगे, 3 घंटे 45 मिनट और प्लस 55, 3 घंटे, इसको ऐड करेंगे तो कितना? 0 हो गया, 5, 4, 5, 9, और एक हासिल लिया, 9 और 1 10, ये 10 हो गया, यानी 0 0 हो गया। इधर आ गया, 1 हासिल बचा है, 2 और 1 3, और 1 हासिल, 5, 3 2 5 और 1 6 हो गया, और 1 16 घंटा, यानी 16 घंटा इधर हो गया, और 24 घंटे हो गया। तो 16 घंटा ऐड करिए, 16 घंटा और प्लस 24 घंटे, 24 घंटे जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? तो ये 40 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 घंटे हो गया। अब आपको पूछा है औसत चाल, यहाँ पर कितने में से 22 में चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ पर रख देंगे इसको 2200। 22 औसत चाल कितना था? 2200, और कितना समय कितना? 40 घंटे लगा है, तो इसका 0 0 से कटा देंगे। यहाँ पर देखिए 2200 भाग बटे 40, इसको 0 0 से कटा देंगे, और फिर इससे 4 से कटा देंगे, 4 पचे 20, फिर 2 बचा, 4 पचे 20, यानी 55 बचा। तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चला था ये गाड़ी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश जो है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा केरल। केरल जो है मसाले के लिए जो है प्रसिद्ध है। यार जाइए यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ व्याख्या के बारे में। केरल को भारत के मसाले के उद्यान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के मसाले होते हैं और पूरे विश्व में अपने स्वाद के लिए लोकप्रिय है। केरल पूरे राज्य में मसालों की खेती के लिए इडुक्की और वायनाड प्रमुख जिले हैं। केरल कई प्रकार के मसालों, काली मिर्च, वेनिला, तेजपत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, अदरक और हल्दी आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो मसालों का बगीचा जो है केरल को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, एक घटपर्णी पौधा होता है, आपको इससे बताना है। यहाँ पर लिखा गया है, घटपर्णी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है पहला पॉइंट, यह पौधा कीट, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। यह पौधा कीट को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। इसका आकार एक घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीट इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। इस कथन पर आपको कौन सा सही है, आपको बताना है। ए बी सही है, या ए डी सही है, या ए बी सी सही है, या ए सी डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 का आपको बताना है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या जो है दूसरा, ए और डी सही है केवल। यह घटपर्णी पौधा मेढकों को, चूहों को फंसाकर खा जाता है, ये सही है, डी भी सही है। लेकिन ये जो है कह रहा है कि यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है, तो ये हमारे देश मेघालय में पाया जाता है। यह खींचने के मोहक आवाज़ निकलता है, नहीं एक सुगंध निकालता है। तो ये जो है इस दोनों गलत है। नेपथिन्स यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। नेपथिन्स एक कीटभक्षी पौधा है, इसमें घड़े जैसी संरचना होती है। पत्ती का संशोधित भाग होता है। पत्ती का शीर्ष पर ढक्कन बना है जो घटपर्णी मुंह खोल और बंद कर सकता है। घटपर्णी के अंदर नीचे और निर्देश बाल होते हैं। घटपर्णी जब कोई कीट आता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और फंसा हुआ कीड़ों बालों को उलझ जाता है। घटपर्णी में स्रावित पाचक रसों के कीट का पाचन होता है। यह मेढकों और कीड़ों को, यहाँ तक चूहों को भी फंसा सकता है, खा सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत, मेघालय में पाया जाता है। कहाँ तीन में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ते से ढका होता है। इसमें एक विशेष गंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसमें कीट इसमें आकर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये पौधे कीटों को फंसाते और पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, जिन्हें मिट्टी से नहीं मिलते, क्योंकि वे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह होते हैं पौधा। ये घटपर्णी का पौधा इसमें आता है, जैसे ही कोई कीट इसमें बैठता है और ये पत्ती जो है इसमें ढक जाती है, तो इसमें कीड़े फंस जाते हैं, इसके बाद रंध्र निकलता है, उसी से आपका ये देख सकते हैं यहाँ पौधा भी है इसका, इस तरह से होता है।
चलिए और बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में। इसलिए वे उत्पादक मांसाहारी दोनों होते हैं। जो है घटपर्णी मांसाहारी कहा जाएगा पौधा। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया, इस प्रकार नेपथिन्स घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो ये वही बात है प्रश्न में जो दिया गया है, इस कौन सा सत्य है, ये असत्य मेघालय में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है, आपको बताना है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है। यह घटना डैश में घटी थी, किस वर्ष घटी है आपको बताना है। 1940 में, 1930 में, या 1927 में, या 1913 में। तो दांडी यात्रा की घटना जो है 1930 में घटी थी। इस ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा। इसके बारे में दांडी यात्रा के बारे में यहाँ कुछ लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। व्याख्या, दांडी यात्रा वर्ष 1930 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले एक कानून था जिसे नमक कानून कहा जाता था। कई वर्षों तक अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया था कि लोगों को स्वयं नमक बनाने का इजाज़त नहीं थी। इन्होंने नमक पर भारी भारी कर भी लगाया था। इन्होंने इस कानून के तहत लोग घर में प्रयोग के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। गांधी जी कई अन्य लोगों के साथ इस कानून को विरोध करने के लिए अहमदाबाद से गुजरात की दांडी समुद्र तट यात्रा की लंबी पैदल किए थे। कितनी दूर किए थे आपको 390 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। यह 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नमक अधिकार के खिलाफ एक प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष में कार्रवाई अभियान के रूप में था। दांडी यात्रा में दांडी में साबरमती आश्रम तक पहुंचा 390 किलोमीटर की दूरी की थी गांधी जी। इस प्रकार गांधी जी कई अन्य लोगों के साथ वर्ष 1930 में एक कानून का विरोध में अहमदाबाद से गुजरात के लिए दांडी समुद्र यात्रा पर गए थे। अब बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। नमक जो बनाना, वाष्पीकरण का उपयोग नमक और जल को अलग करने की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। व्यावसायिक रूप से यह छोटी खाड़ी में जल रखकर किया जाता है। इसमें जल सूर्य के प्रकाश में इसके संपर्क में आता है, जल वाष्पित हो जाता है और खाड़ी लेगून में नमक पीछे रह जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 दिया गया है। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियां वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। तो आपको बताना है मियादी बुखार, या एनीमिया, या चिकनगुनिया, या डेंगू। तो जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया। जो है ये गुड़, पालक और हरी सब्जियों खाने को कहते हैं, आंवला। अब बात करते हैं यहाँ पर एनीमिया का अर्थ होता है हीमोग्लोबिन या लौह कम होना। तो शक्ति के लिए दवाएं ली जाती है। लोगों को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि इनमें लौह होता है। किसी भी रोग से शीघ्र अस्वस्थ होने के लिए उचित भोजन और आहार आवश्यक है। एक डॉक्टर विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की सलाह देता है। इस प्रकार यह रोगी के लिए एनीमिया पीड़ित होना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, माउंट एवरेस्ट से है, आपको बताना है। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का एक भाग है। इसकी चोटी 8888 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारतीय पहली महिला बन गई। इस पर्वत की चोटी हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर में फहराया गया था। इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए बी सही है, या बी सी सही है, या ए बी सी सही है, बी सी डी सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन संख्या दूसरा सही है, केवल बी सी सही है। बी और सी यह हमारे देश का हिस्सा नहीं है, यह जो है नेपाल में है। इसकी चोटी जो है 8848.86 मीटर है, ये सही है। और बछेंद्री पाल जो है भारत को कदम रखने वाली भारतीय पहली महिला बनी थी, और ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए व्याख्या के बारे में बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह तिब्बत, नेपाल और चीन के कुछ क्षेत्रों में भी स्थित है। पहला भारतीय ध्वज 29 मई 1953 को तेंजिंग नार्वे के द्वारा फहराया गया था। कब किया गया था? 29 मई 1953 में फहराया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, यहाँ दिशा से संबंधित है, आपको बताना है। यहाँ पर एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उनका वाई पर अस्पताल है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर ए पर जाते हैं और जो एक्स के ठीक पूर्व 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के से ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो ठीक बी से ठीक पश्चिम 90 मीटर की दूरी पर है। अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर की सही दिशा बताना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तर पश्चिम, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 का दूसरा सही हो जाएगा। इस तरह देख लीजिए, यहाँ पर ये दिशा संबंधित यहाँ पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले जो है ये
ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो पहले जो है ये डॉक्टर कहाँ पे खड़ा था, तो डॉक्टर पहले यहाँ यक्स पे था, यहाँ पर था। फिर उसके बाद जाता है कहाँ पर, ठीक वो जाता है पूर्व बढ़ता है ईस्ट साइड इधर, यानी ए पर आता है। ए के बाद सीधे वो जाता है कहाँ पर, बी पे जाता है पर दक्षिण साइड। फिर उसके बाद यहाँ से बी से लेकर सी पर आता है, यहाँ पर पहुँचता है। सी से फिर वाई पर पहुँचता है, यहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ से इसका घर पूछा जा रहा है यक्स से कहाँ पर है, तो इस प्रकार यक्स से इसका अस्पताल जो है ठीक पश्चिम दिशा में है। यक्स से ये पश्चिम है, यहाँ पर उत्तर उत्तर पश्चिम। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पत्तों की जगह कांटे होते हैं, इसकी उखड़ेली जड़ें होती है, यह अपने स्तंभ की जल संग्रहित करता है, यह 3 मीटर से अधिक लंबा होता है। तो इसका सही नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा जो है 13 का। इसकी जड़ें जो है, इसकी उथली जड़ें नहीं होती, इसकी लंबी जड़ी होती है। यह अपने पेड़ों से 30 गुना नीचे जाता है। ये खिजड़ी वृक्ष है, आप लोग देख सकते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अपने पौधे से लगभग 30 गुना यह पेड़ के अंदर जाता है, जब तक ये पानी नहीं पा लेता है। इसमें लोग पाइप डालकर पानी से निकालते हैं यहाँ के तने से। रेगिस्तानी ओक के बारे में यहाँ लिखा गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लगभग 10 मीटर लंबा होता है, यह बहुत कम पत्ते होते हैं। इसकी जड़ें की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। इन जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। यह पानी पेड़ के तने स्थल में जमता है। इस प्रकार पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ दिया गया है कुड़ुक भाषा कहाँ का भाषा है, तो आपको बताना है मिजोरम या मणिपुर या मेघालय या झारखंड। तो जो है कुड़ुक भाषा ये झारखंड की है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। कुछ सही उत्तर झारखंड है। कुड़ुक या झारखंड के जंगल में रहने वाले लोग एक विशेष समुदाय हैं। जो भाषा बोलते हैं उसी को कुड़ुक कहते हैं। आदिवासी वे लोग हैं जो जंगल में रहते हैं। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं और अपने अस्तित्व के लिए जंगल पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा भाषा उत्तरी बांग्लादेश और नेपाल भूटान के हिस्सों में भी बोली जाती है। भाषा की लिपि देवनागरी है। यह हिंदी संस्कृति के लिए प्रयुक्त है। कुड़ुक भाषा का अर्थ होता है तोरंग यानी वन। चलिए बात करते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में और कहाँ क्या बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आगे। यहाँ पर मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, तो मिजो कहते हैं, जिसकी बोली आसोछो, हलाम, हिनार, लाई, लूसी, मारा, मियो, मुखी, पाइटे और थाडो कुकी, ये जो है मिजोरम की है। ये याद रखिए, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है मिजो कहाँ की है, तो मिजोरम की है। बोली आसोछो, हलाम, हिनार, लाई, लूसी, मारा, मयू, मुखी, पाइटे और थाडो कुकी। और मणिपुर की में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मिटिटी यानी तिब्बती बर्मन भाषा है। अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा निसी, क्या है, निसी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। गुजरात के निकटवर्ती कौन से हैं राज्य बताना है आपको। यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक राजस्थान है, या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हरियाणा है, या राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो आप लोग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो है गुजरात के निकटवर्ती राज्य जो है राजस्थान मिलता है, उसके नीचे जो है गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आ जाएगा और उधर बीच में मध्य प्रदेश। तो ये उत्तर सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं। चलिए इसके यहाँ मैप देख सकते हैं, व्याख्या आप लोग इस तरह से है कुछ। यहाँ पर ये जो है गुजरात है, यहाँ से ये जो है राजस्थान आ जाता है, और यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ महाराष्ट्र। तो ये तीनों जो है आ जाते हैं, बाकी ये सब कर्नाटक इसके नीचे है महाराष्ट्र के। तो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है। गुजरात भारत की एक पश्चिमी भाग है। यह उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा हुआ है, दक्षिण में अरब सागर से घिरा है। यह 3 भारतीय राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से घिरा हुआ है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, आपको बताना है। पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, या बच्चों में सिर्फ गत्यात्मक कौशल का विकास करना, या बच्चों का विशेषज्ञता प्राप्त अध्ययन के लिए तैयार करना। तो यहाँ पर 16 नंबर का सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर पहला, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 दिया गया है। कक्षा 5 का पाठ है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उसको कौन पैदा करता है शुरू होता है प्रमुख प्रश्न। यहाँ से आपको बताना है। ये कहता है
बच्चों की सोच की को नई दिशाओं में लेकर जाता है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है, बच्चों के स्मरण आधारित कौशलों का विकास करता है, या शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है। तो आपको बताना है ए बी सही है, सी डी सही है, या ए सी सही है, या केवल बी डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन संख्या यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, केवल ए बी सही है। बच्चों की नई सोच की दिशाओं में लेकर जाता है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के लिए सुझावित थीम की उप थीम है। आपको बताना है यहाँ पर परिवार मित्र, या हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, या आवास, या जानवर पौधे। उप थीम पूछा है तो थीम जो है 6 होते हैं, उप थीम जो होते हैं 4 होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा जानवर। ईवीएस के बारे में जानते हैं, यहाँ पर थीम देख सकते हैं। थीम ये 6 हैं, कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हैं। परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और करते हैं। और उप थीम क्या हो जाएगा, ये चारों उप थीम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर संबंध, कार्य, खेल, जानवर और पौधे। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा डी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ दिया गया, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता। यहाँ पर नहीं पूछा है किससे, कहानियों द्वारा, ये तो हो सकता है। बच्चों को अपने पर्यावरण खोजने के अवसर देना, ये सही है, ये भी हो सकता है। प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, ये भी हो सकता है। बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम में शामिल करके, तो बच्चों को याद नहीं करवाएंगे, स्मरण याद निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव का नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट वीडियोज अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। यहाँ पर आपको बताना है मूर्त से अमूर्त, या अमूर्त से मूर्त, या वैश्विक से सामान्य, या ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या पहला, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं है। आपको बताना है, यह एक एकीकृत विषय है, यह संदर्भित है, यह बाल केंद्रित शिक्षा है, यह एक विषय क्षेत्र है। तो आपको बताना है कौन सा गुण नहीं है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा, यह एक विषय क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है यहाँ पर, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। आपको बताना है अवलोकन और सूचना दर्ज करना, या विश्लेषण करना, या प्रयोग करना, या स्मरण करना। तो यहाँ पर नहीं होगा पूछा है आपको, तो यहाँ पर डी है स्मरण, ये जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। तो बताना है चारों ऑप्शन में से वास्तविक जीवन की घटनाएं, समुदाय सदस्य, कक्षा की चार दीवारी, या बच्चों के स्थानीय संसाधनों का प्रयोग। तो ए बी सही है, या सी सही है, या केवल सी डी सही है, या ए बी डी सही है। तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 नंबर का बताना है। यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, केवल सी सही है। यहाँ पर कक्षा की चार दीवारी ये सही नहीं होगा, और बाकी बच्चों को जो है बाहर से, यही एनसीईआरटी यही कहता है कि बच्चों को केवल चार दीवारी के अंदर न सिखाया जाए, बल्कि बच्चों को भ्रमण करके सिखाया जाए, इसलिए ये रंग हो जाएगा, और रंग ही पूछा है तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीकों से संपादित की जा सकती है। पहला दिया गया है मानचित्र और चित्र, व्याख्यान और चित्र, या चौथा दिया गया है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, और डी दिया गया है बच्चों को नारे लिखने को कहना। ए बी सही है केवल, या केवल बी सही है, ए बी डी सही है, या सी ए सी डी सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आपको बताना है, यहाँ पर पहला सही हो जाए, केवल ए सी सही है। मानचित्र और चित्र, और यहाँ पर सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करना, व्याख्या देंगे नहीं बच्चों को नारे लिखने के लिए नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर ए सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है यहाँ पर, बच्चों को सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख पर आधारित है। आपको बताना है मौखिक तकनीकी, या परियोजना तकनीकी, या अवलोकन तकनीकी, या अधिन्यास तकनीकी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन तकनीकी जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर दिए गए, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है अधिगम के समान आकलन, या अधिगम के लिए आकलन, या अधिगम का आकलन, या अधिगम के अंदर आकलन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 26 का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 26 का आपको बताना है, यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अधिगम के समान आकलन जो है ये स्व आकलन होता है, अधिगम के समान। स्व आकलन के लिए कौन सा होता है, अधिगम के समान आकलन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो के बारे में बताना है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है पहला, बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थन बनता है। या सी दिया गया है, सिर्फ एक वर्ष में बच्चों की स्कूल में उनकी
उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, या डी दिया गया है बच्चे को सीखने का आकलन में सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए संदर्भ करता है। तो यहाँ पर बताना है 27 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या जो है चौथा सही हो जाएगा, ए बी डी सही है, बाकी सी नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो आपको बताना है कौन सही होगा, बच्चों की मध्य बातचीत का संचालन करके, या व्याख्यान का आयोजन करके, या व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, या प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो यहाँ पर सही उत्तर 28 का कौन सा हो जाएगा, 28 का पहला सही हो जाएगा, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन के बच्चों में आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त पूछा है, तो यहाँ पर बंद उत्तर वाले प्रश्न, या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या विस्तारित प्रश्न, या सृजनात्मक। कम उपयुक्त पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर पहला बंद, जो है यहाँ पर अभिसारी का बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतन होना चाहिए। यहाँ पर ए दिया गया है सहयोग, या स्मरण, या पेपर पेंसिल, या पाठ्य पुस्तकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का जो है पहला सही हो जाएगा, सहयोग, यही सही बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए सही हो जाएगा। चलिए थैंक यू। कैसा लगा क्लास आपको, जय अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए।